हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 13 टॉपिक जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको मैप पे समझेंगे। तो देखिए, मैप से चीज़ें समझना आसान होता है, लेकिन चीज़ें रटना या उन्हें याद करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो हम इस पूरे कंटेक्स्ट में ये समझेंगे कि ये जो जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ट्राइब्स हैं, रीजन है, ये जैसे मुगल अटैक हुआ या गोरखा अटैक है, ये पंवार डायनेस्टी थी या चंद या ब्रिटिश किस तरीके से इन्होंने उत्तराखंड पे रूल किया, इस चीज़ को समझेंगे हम पूरा मैप पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट 13 हैं, यानी कि 13 जिले हैं। और सबसे मेन है कि ये जो बटे हैं, ये कुछ गढ़वाल मंडल में बटे हैं और कुछ कुमाऊं मंडल में। ऐसा क्यों किया होगा गवर्नमेंट ने, या उस तरीके के चीज़ों को बनाने का कारण क्या था? सबसे पहले एक चीज़ देख पाते होंगे आप। सबसे पहले हम इसमें चलते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो गोरखा अटैक की बात करते हैं। देखिए, 1790 के दौर में गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया है उत्तराखंड के अल्मोड़ा पर। अब एक चीज़ समझिए आप, जैसे आप समझते होंगे कि सबसे पहले अटैक कहाँ किया। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको जिलों की अगर समझ नहीं है, तो अगर मैप की समझ है तो आप समझेंगे कि जो नेपाल वाला रीजन है, ये रहा नेपाल। तो जो गोरखा अटैक करेंगे वो संभव तो गढ़वाल पर तो नहीं करेंगे ना। ये देखिए, ये बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर एरिया है, ये रह गया आपका गढ़वाल, ये है आपका कुमाऊं। तो जब नेपाल के जो गोरखा होंगे वो सबसे पहले अटैक करेंगे कुमाऊं रीजन पर, क्योंकि वो यहाँ अटैक करने से पहले यहाँ अटैक करेंगे ना। तो सबसे पहले उनकी सत्ता जो काबिज होगी वो कुमाऊं रीजन पर होगी। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ देखिए, वो सबसे पहले कुमाऊं पर अटैक करेंगे। तो जब ये यहाँ पर अटैक करेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पर भी तो कोई सत्ता होगी जो इसको रेगुलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर उस दौर में चंद थे। ठीक है, तो यहाँ पर चंद कर रहे थे रूल, यानी कि जो चंद वंश था उसका शासन यहाँ पर था, और जो गढ़वाल रीजन था वहाँ पर कर रही थी पंवार डायनेस्टी, यानी कि पंवार वंश का शासन कहाँ पे था? गढ़वाल रीजन में। अब एक चीज़ देखिए, ये चीज़ें पहले से ही बटी हुई थी कि ये कुमाऊं रीजन जहाँ पर चंद और गढ़वाल पंवार। अब जहाँ पर यहाँ पर गोरखा आते हैं वो लोग यहाँ पर अटैक करते हैं, यहाँ की जितनी संपदा है उसका एक तरीके से उसको नेपाल ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर इनका यहाँ पर जो युद्ध होता है वो होता है किससे? जो चंद राजा थे उनसे इनका युद्ध होता है। इसका रीज़न सबसे मेन ये था कि ये जो बॉर्डर एरिया है, ये काली रिवर है, यहाँ पर जो ये ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये काली रिवर है। इस काली रिवर के पार जैसे ही आप जाएंगे तो ये नेपाल वाला एरिया लग जाता है। तो नेपाल के जो गोरखा थे उनको ये विदित था कि यहाँ पर कोई जो उत्तराखंड था, उस दौर में तो उत्तराखंड था नहीं, उस दौर में ये था कि ये उत्तर का कोई खंड है ना। तो यहाँ पर कोई चंद वंश का राज चल रहा है और उसको हमने आधिपत्य में लाना है, जिसके लिए गोरखाओं के द्वारा अटैक किया जाता है। तो आप इस चीज़ से ये समझ पाएंगे कि गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं में ही अटैक क्यों क्यों किया गया। दूसरी बात, ये गढ़वाल जाने से पहले जरूरी है ना कि पहले ये इस चीज़ को पार करेंगे, तभी तो ये लोग गढ़वाल रीजन में जा पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड समझते हैं। देखिए, जब यहाँ पर गोरखाओं के द्वारा अटैक किया जा रहा था तो उनके द्वारा जो रूल किया जा रहा था वो गोरखियानी शासन था, जिसको कि बहुत ज़्यादा क्रूर शासन माना जाता था, है ना। उसके बाद गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर भी अटैक किया गया। तो फर्स्ट फेज़ में इनके द्वारा कुमाऊं पे किया गया और सेकंड फेज़ में इनके द्वारा गढ़वाल रीजन पे अटैक किया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो रूल कर रहे थे वो कर रहे थे पंवार वंश और चंद वंश। ये जो पंवार और चंद थे, ये यानी कि यहाँ पे लोकल थे, है ना। ये तो बाहर के थे, जो गोरखा थे वो आक्रांता बाहर के थे, जबकि पंवार और चंद वंश लोकल थे। अब एक चीज़ आपने इतिहास में सुनी होगी, जब इन सारी गतिविधियों के बीच यहाँ पर भारत में उस दौर में ब्रिटिश तो आ चुके थे। अब ब्रिटिश एंटर कहाँ से करते हैं, ये भी तो प्रश्न है कि हम ये भी समझना ज़रूरी है कि ब्रिटिश एंटर कहाँ से करेंगे। वो ब्रिटिश जब एंटर करेंगे तो वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इस चीज़ को समझने के लिए देखिए हम बात करते हैं ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश कहाँ से आए? आपने सुना होगा 1840 में वो पौड़ी को एक तरीके से जिला घोषित कर देते हैं। आपका पौड़ी रीजन कहाँ पे है? ये देखिए, ये है आपका पौड़ी रीजन। अब इससे ये तो पता चल चुका है हमें कि ये लोग पहले कुमाऊं तो नहीं गए हैं, यानी कि ये लोग उत्तर प्रदेश से एंटर करते हैं। ये लोग देहरादून नहीं जाते हैं, ये लोग जाते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार से एंटर करते हैं कहाँ? गढ़वाल रीजन में। तो आपने एक चीज़ सुना होगा कि जो इंग्लिश स्कूल बनाया गया था वो सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में, यानी कि श्रीनगर के क्षेत्र में बनाया गया था। और इसको आपने, इसका इंटरवेंशन आपने सबसे पहले ये सुना होगा कि जो सुदर्शन शाह था वो जब हरिद्वार के क्षेत्र में निर्वासित जीवन को व्यतीत कर रहा था, उस दौर में वो चाहता है कि अंग्रेज आएँ और वो इस चीज़ को रेगुलेट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सुदर्शन शाह के कहने पर उसके समझौता होता है एक, जिसके तहत क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, जिसकी एवज में आपको कुछ हमसे शर्त लेनी होगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये गढ़वाल रीजन में सबसे पहले एंटर करते हैं। उसके बाद 1816 के समथिंग संगोली की संधि होती है अंग्रेजों और ब्रिटिशर्स के द्वारा के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो गोरखा होते हैं वो चले जाते हैं वापस कहाँ? अपने जो नेपाल का क्षेत्र होता है वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, अब ये लोग यहाँ चले जाते हैं तो इसके बाद यहाँ पर संभव तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स पूरे आ जाते हैं। लेकिन जो टिहरी रियासत का क्षेत्र था ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रहा है बहुत लंबे समय तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का बोलबाला रहा है, क्योंकि ये रियासत हुआ करती थी दरअसल। ठीक है, अब देखिए, जब इन चीज़ों को रेगुलेट करना था तो नैनीताल और अल्मोड़ा को 1891 में जिला घोषित किया गया। तो आप एक चीज़ देखिए, जब ये लोग पौड़ी में आते हैं तो सबसे पहले आपने एक चीज़ देखी है कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ गए हैं उन्होंने डेवलपमेंट किया है। तो आपको मैं एक बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जब आप पौड़ी जाएंगे इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। कैसा? जैसे कि आप पौड़ी जाएंगे,
आप मसूरी जाएंगे, देहरादून का मसूरी रीजन जो है यहाँ कुछ होगा, मसूरी भी सेम दिखेगा आपको, उसका जो डिज़ाइनिंग है वो एक तरीके से सेम है। आप नैनीताल की जो माल रोड है उसको देखेंगे सेम है, अल्मोड़ा सेम है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि अंग्रेज़ों का विस्तार इन इन क्षेत्रों में ठीक ठाक मात्रा में हुआ है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हमने इस तरीके से समझा। तो जब ये गढ़वाल रीजन पर आते हैं तो ये 1840 में हेडक्वार्टर बनाते हैं, किसको? पौड़ी को इन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया। उसके बाद जब इन्हें पता चलता है कि क्योंकि ये लोग यूरोप के निवासी रहे हैं तो इनको हमेशा शांति और जो सौम्य वातावरण प्रभावित हमेशा से करता रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये जो उधम सिंह नगर वाला एरिया है, ये हरिद्वार वाला क्षेत्र है, ये कोटद्वार वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है क्या चीज़? तराई का क्षेत्र, या इसको क्या कहेंगे, मैदान का क्षेत्र है ये, ठीक है, ये पूरा एरिया। अब सबसे पहले आप एक चीज़ समझते होंगे कि जैसे कहते हैं कि गढ़वाल का द्वार क्या है, तो गढ़वाल का द्वार किसे कहेंगे? ये है, यहाँ पे दिख रहा छोटा सा मार्क कर रखा है, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये है कोटद्वार। गढ़वाल का द्वार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से यहाँ एंट्री होगी, तो ये क्या हो जाएगा, गढ़वाल रीजन में जाने के लिए मैंने आपको बताया ना, ये है कुछ गढ़वाल, तो गढ़वाल में जाने का जो द्वार हो जाएगा वो हो जाएगा कोटद्वार। और जो कुमाऊं में जाने का द्वार होगा वो कुछ होगा ये काठगोदाम। अब देखिए यहाँ से जा रहे हैं कहाँ, गढ़वाल, यहाँ से जा रहे हैं कुमाऊं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसको भी तो समझें। देखिए ये जो मेन बॉर्डर एरिया है, ये पूरा केदारखंड जिसको बोला गया है पुराणों में, और इसको मानसखंड, यही गढ़वाल रीजन बना और यही कुमाऊं रीजन बना। क्योंकि जब मानसखंड और केदारखंड की जो अवधारणा थी उससे वाकिफ तो अंग्रेज भी थे, उनको पता था कि पूर्व में भी ये क्षेत्र इस तरीके से बंटा रहा है, तो उनको आसानी हुई चीज़ों को रेगुलेट करने में, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ आए, उनके द्वारा आपने देखा होगा अल्मोड़ा उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसा क्यों है? देखिए आप भौगोलिक विस्तार एक तरीके से देखें तो जो गढ़वाल रीजन है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर पहाड़ बड़े हैं, तो जब बड़े पहाड़ होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भूकंप या भूस्खलन, इन सारी गतिविधियों की बारंबारता होगी। लेकिन जब आप कुमाऊं रीजन में जाएंगे तो यहाँ छोटे पहाड़ हैं, तो यहाँ आपदाएं कम होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। और भूस्खलन की गतिविधियाँ कम होंगी। मेन यहाँ पे जो रिवर है वो रिवर सिस्टम कहाँ है? काली रिवर मेन जो बड़ी रिवर है। लेकिन गढ़वाल रीजन में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या है, क्योंकि जो ग्रेटर हिमालय की जो बात है, यानी कि जो महा हिमालय, वो सबसे ज़्यादा गढ़वाल रीजन में है। तो इसका सबसे बड़ा कारण भी यही रहा है कि जो विकास की संभावनाएं थी वो कुमाऊं में ज़्यादा हुई। ऐसा क्यों? देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पूरा रीजन है जो कि मैदानी क्षेत्र है। जब मैदानी क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश तक चीज़ों का विस्तार हो रखा था ट्रेन का। तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जो ट्रेन आने का कॉन्सेप्ट है वो आपने देखा होगा कोटद्वार में है, हरिद्वार वाला क्षेत्र है, देहरादून वाला क्षेत्र है, काशीपुर वाला क्षेत्र है, रामनगर वाला क्षेत्र है। ऐसा क्यों? एक लिंकेज समझ पा रहे हो आप? क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ सीमित मात्रा में पहले तो नहीं है, तो मैदानी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित तरीके से होगा, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से ये क्षेत्रों का जो विस्तार हुआ है वो सर्वाधिक मात्रा में हुआ, ठीक है। यानी कि जो मैदानी क्षेत्र था उसको हालांकि उत्तराखंड में मिलाया गया, लेकिन आप इनमें जो भाषा बोली अंतर देखेंगे तो जो देहरादून का क्षेत्र है, या हरिद्वार का क्षेत्र है, या कोटद्वार का क्षेत्र है, या रामनगर का क्षेत्र है, या उधम सिंह नगर, इनमें आप एक चीज़ देखेंगे, इनकी भाषा बोलियों में खड़ी बोली का प्रचलन है। अमूमन ये लोग एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं। पहली बात तो इनका कोई सेपरेट कल्चर नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक उत्तराखंड की जो स्थिति है वो ऊपर के क्षेत्र में दिखती है। आप एक चीज़ देखेंगे कि अल्मोड़ा से लेके जो ये बागेश्वर वाला क्षेत्र है, या ये जो पिथौरागढ़ है, इस क्षेत्र में एक सेपरेट कल्चर है, ठीक है। ये जैसे आप गढ़वाल से ऊपर की ओर जाएं और टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, ये उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग और चमोली, इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आप एक कल्चर देखेंगे इस पूरे एरिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से हट कर है, ठीक है। ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है जब ये पर्वतीय क्षेत्र होगा तो इसके जो मूल्य होंगे वो संघर्षित किस्म के होंगे, ठीक है। इसके मूल्य में जो होगा वो दिन रात मेहनत का मूल्य जरूरी होगा। इसमें जो रोटी बेटी का संबंध होगा वो कठिन रूप में होगा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में खेती बाड़ी का असर ज़्यादा होगा, है ना। तो संपन्नता मैदानी क्षेत्रों में पूर्व में भी अच्छी रही है, और वर्तमान में भी आप देखते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में जो संपन्नता वो ठीक ठाक मात्रा में। हालांकि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो हमने ये समझा कि ब्रिटिशर्स यहीं क्यों आए, और देखिए डेवलपमेंट होने का कारण क्या था। अंग्रेज सबसे ज़्यादा कहाँ रहे हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जो रहे हैं वो रहे हैं अल्मोड़ा में, नैनीताल वाले क्षेत्र में, चंपावत वाले क्षेत्र में, और वो लोग पिथौरागढ़ नहीं गए, बागेश्वर नहीं गए, लेकिन सबसे ज़्यादा रहे हैं अल्मोड़ा में। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है उसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इसका सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है कि वहाँ का विकास किस दौर से हो रहा है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री, अगर यूँ मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा, अगर कोई भी प्रधानमंत्री 10 दिन के लिए चमोली में रहने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सुख सुविधाएं आएंगी, है ना। या 1 साल के लिए सपोज उनका रहना होता है तो वहाँ पे सड़कों की मरम्मत होगी। तो ये ठीक उसी तरीके से है कि जब यहाँ पर रेमजे का बोलबाला हुआ, रेमजे जब अल्मोड़ा के क्षेत्र में रहने लगा, उन्हें पसंद आने लगा, या उनको नैनीताल की झीलें पसंद आने लगी, तो उन्होंने उनका विकास किया। और जब वो विकास करेंगे तो वहाँ के जो लोग होंगे वो संपन्न होंगे, उनको वहाँ पर
कार्य करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो आप एक चीज़ देख पाएंगे कि जो अल्मोड़ा और नैनीताल का क्षेत्र है उसको आप भारतीय संदर्भ में भी देखते हैं कि बहुत बहुत एक तरीके से विकास के रूप में देखते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा से बहुत बड़े बड़े लीडर निकले हैं। ये जैसे नैनीताल से देखेंगे तो नारायण दत्त तिवारी जी लोग, ये क्यों निकले हैं और इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए आप इनका लिंकेज देख सकते हो, ये उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हैं। जब राज्य नहीं बना था उस दौर में भी देखेंगे तो पावर पॉलिटिक्स में कौन लोग थे, कुमाऊं रीजन के लोग सबसे ज़्यादा थे। गढ़वाल के कितने नेता आप ऐसे जानते हैं जिनका उत्तर प्रदेश के दौर में कनेक्शन रहा है? आप नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का अटैचमेंट पॉलिटिकल सबसे पहले से है। गढ़वाल के लोग तो थे ही नहीं ना, वो अपने टूरिज्म में ही व्यस्त रहे हैं, खेतीबाड़ी, और सबसे बड़ी बात कि वो आपदाओं में व्यस्त रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपदाएं कहाँ भाई, रहने के लिए सबसे केंद्रीय विषय ये ज़रूरी होगा कि आप जब रहेंगे तो उसके लिए आप ज़रूरी है ना कि आपका एक ऐसा मॉडल तैयार हो कि आप सुव्यवस्थित रहें, सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित ही नहीं रहोगे तो आप राजनीतिक उद्देश्यों को कैसा पूरा करोगे? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि कुमाऊं में जब अंग्रेज के द्वारा विकास किया गया तो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न मानेंगे इसको कि कुमाऊं का विकास हुआ है। ठीक है, नैनीताल सुरम्य जगह तो पहले से है, तो इस वजह से अंग्रेजों की यहाँ पर रहने का जो चलन था उनको प्रभावित करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, जब अंग्रेज़ यहाँ पर रहने लगे, ठीक है, अल्मोड़ा और नैनीताल के क्षेत्र में, तो कुछ मूवमेंट भी होते हैं, है ना? तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब हम सुनते हैं कि डिबेटिंग क्लब या प्रेस क्लब या जितने भी अखबारों की बात करते हैं तो उनका विकास, या जितनी भी पत्रिकाएं हैं उनका विकास कहाँ होता है? आप एक चीज़ देखेंगे, अल्मोड़ा के क्षेत्र में, नैनीताल के क्षेत्र में, और कुछ कुछ गढ़वाल जिसको कि पौड़ी कहते हैं उस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में देखते होंगे आप, जो ये वाला क्षेत्र है, उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून या रुद्रप्रयाग, इन क्षेत्रों में आप नहीं देखते होंगे। चमोली में नहीं दिखता है, पिथौरागढ़ में नहीं दिखता है, क्योंकि इसका ये वाला रीज़न तो इतना टिपिकल है कि यहाँ रहना भी असंभव है, क्योंकि बर्फबारी का अवसर रहता है। जोशीमठ वाला रीज़न था, यहाँ बर्फबारी का बारंबारता रहती है। तो आप देखेंगे कि जो सोशल मूवमेंट हो रहे थे वो अल्मोड़ा, नैनीताल और जैसे गढ़वाल के जो कुछ ये पौड़ी का रीज़न था इसमें हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमेशा आपने एक चीज़ देखा होगा कि नज़दीक के क्षेत्रों में विस्तार ज़्यादा होता है, दूर नहीं जा पाता है। तो जितने भी मूवमेंट हुए हैं, जैसे आपने कुली बेगार सुना होगा, ये कहाँ हुआ है? ये डोला पाल के आंदोलन कहाँ हुआ है? ये सारे गढ़वाल के कुछ क्षेत्र, और इस रीजन में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ पाए होंगे कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। आपने कुली बेगार को लेकर देखा होगा, बागेश्वर, ये भी अल्मोड़ा से लगता हुआ एरिया है। तो पूर्व में तो ये जिला तो था ही नहीं ना। सबसे पहला जिला 1840 में जो बना है वो पौड़ी बना है, और 1997 में सबसे अंतिम जिला बना है रुद्रप्रयाग। तो इन लोगों का तो कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं था, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था इस सीमित एरिया में। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक चीज़ और समझते हैं। देखिए, हमने अभी तक ये समझा कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा डेवलपमेंट यहाँ क्यों हुआ। अब हम एक चीज़ देखते हैं, मॉडर्न उत्तराखंड में जो आंदोलन हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा आंदोलन गढ़वाल रीजन में हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अल्मोड़ा में, नैनीताल में, और धीरे धीरे ये जब खिसकने लगे तो कुछ कुछ टिहरी के क्षेत्र में भी होने लगे, क्योंकि लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे थे, क्योंकि ये टिहरी वाला क्षेत्र था। यहाँ सुमन, जो सदैव सुमन थे, उनके द्वारा बहुत पुरजोर विरोध किया गया टिहरी रियासत का, प्रजामंडल का। ठीक है, वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, हम लोग इन चीज़ों से निजात पाएँ। तो यहाँ पर आप देखते होंगे, आपने कभी हरिद्वार के क्षेत्र में मूवमेंट नहीं सुना होगा कि हाँ, हरिद्वार के क्षेत्र में कुछ चीज़ों को लेकर आवाज़ उठ रही है, या देहरादून के क्षेत्र में नहीं। ये इन क्षेत्रों में आवाज़ उठनी तब शुरू हुई जब राज्य के आंदोलन की बात हो रही थी। लेकिन आप जब पुराने जो मूवमेंट देखेंगे उनमें सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठी है वो किन क्षेत्रों में उठी है? जो प्योर पहाड़ी क्षेत्र था, जो प्योर पहाड़ी क्षेत्र था। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो आप एक चीज़ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आवाज़ मुखर रूप से सामने आती है वो प्योर पहाड़ी क्षेत्रों में आती है। ठीक है, अब देखिए, मॉडर्न हमने जो उत्तराखंड के मूवमेंट देखे, और उत्तरांचल से उत्तराखंड की बात हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए एक चीज़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड या उत्तरांचल बन चुका था। ठीक है, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों होता है? इसको कहते थे पहले कि ये जो कि जब मूवमेंट स्टार्ट हुए थे कि उत्तराखंड बनने की बात हुई थी, तो उस दौर में सबसे मेन जो डिमांड थी वो उत्तराखंड की थी, यानी कि उत्तर का खंड। लेकिन इसको बनाया गया उत्तरांचल। ठीक है, अब 2007 में ऐसा कुछ फेरबदल होता है कि इसके नाम में परिवर्तन, क्योंकि उन लोगों का उत्तराखंड से एक जुड़ाव था, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहे थे उनमें सबसे मेन मांग ये थी कि हमको उत्तराखंड चाहिए, हमको उत्तरांचल नहीं चाहिए, उत्तर का आंचल नहीं चाहिए, क्योंकि डिमांड उत्तराखंड की हुई थी। जब आप पुराने जो बोर्ड देखते होंगे उनमें लिखा रहता है कि कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, या बाड़ी कोदा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे, ऐसी बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव था इन चीज़ों का। और धीरे धीरे आपने देखा होगा खटीमा कांड होता है। ठीक है, जो खटीमा का कांड होता है, उसके बाद मसूरी कांड आप देखते होंगे, है ना, मसूरी कांड होता है, फिर रामपुर तिरहा कांड होता है जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में होता है। तो ये आप एक चीज़ देखोगे, ऐसी हिंसक गतिविधियां हमेशा मैदानी क्षेत्रों में ही अक्सर ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, पहाड़ों में ये चीज़ों में डर था। दूसरी बात, जो सड़कों का जाल था वो इस रूप से नहीं बिछा था कि चीज़ों में आवागमन की सुविधाएं हों, इस तरीके से सुविधाएं थी नहीं। तो सबसे मेन रीज़न यही था कि इस चीज़ में जो आंदोलन की जो रूपरेखा तय हुई वो हमेशा मैदानी क्षेत्रों और कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में ही तय हो पाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है कि कुछ हॉट टॉपिक्स, जैसे एक चीज़ देखिए, वर्तमान में कुछ हॉट टॉपिक्स क्या हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में अभी हमने देखा कि जोशीमठ में ये जो भू धसाव की घटनाएं हो रही हैं, या जैसे इससे पहले रैणी गांव में जो फ्लैश फ्लड हुआ, इन सारी चीज़ों का होने का रीज़न क्या है? देखिए, ये है चमोली, ये है जोशीमठ। देखिए, ये है कुछ बॉर्डर एरिया,
ठीक है। तो बॉर्डर एरिया में क्या होता है कि हमारी कुछ आर्मी रहती है, तो इन आर्मी को रहने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर रोडों का विस्तार हो, है ना, ताकि यहाँ पर आर्मी हमको प्रोटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर कुछ सुरंगों की गतिविधियाँ रही हैं, सुरंगें बनाई गई, डेवलपमेंट का नाम दिया गया उसको, और धीरे धीरे इस जोन में ऐसे टनल बनाए गए। जैसे कि आपको पता है कि जो हिमालयन रीजन है वो इतना फ्रजाइल है, इतना नाजुक है कि कहते हैं कि आने वाले समय में, जैसे आपको पता होगा कि टिहरी के क्षेत्र में एक फॉल्ट भी है जहाँ पर डैम बना हुआ है, वहाँ पर एक फॉल्ट है कि आने वाले समय में जब भूकंप अगर तीव्रता से आता है तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान हम लोगों को होने वाला है। तो उत्तराखंड फ्रजाइल जोन में पहले से है, और यहाँ पर इस तरीके से जो टनल बन रही है रेगुलर जितनी, या ऑल वेदर रोड बन रही है, या जो रेलवे का प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करेंगी, जरूर करेंगी। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन इस तरीके से ना हो कि बेमौसम बारिश हो रही है या जो जो ग्लेशियरों का फटना हो रहा है। तो एक चीज़ देखा होगा आपने कि जो जो ग्लेशियर हैं या जितने भी नदी नाले वाली चीज़ें हैं वो गढ़वाल रीजन में ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ट्रांस हिमालय हैं या ग्रेटर हिमालय हैं, या शिवालिक का जो अपर सेशन है, जो मिडिल हिमालय है, वो सबसे ज़्यादा गढ़वाल रीजन में है। तो इसलिए ये सारी गतिविधियाँ यहाँ देखी जाती हैं। भूकंप की बारंबारता इसलिए देखी जाती है क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है वो जोन 5 में आता है, ये ऊपर वाला पूरा एरिया जितना है ये जोन 5 के क्षेत्र में आता है। तो जो डेवलपमेंट के नाम पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो है पलायन। तो पलायन किस तरीके से है, देखिए आपने एक चीज़ देखा होगा कि गढ़वाल रीजन है जो, उसमें जो पौड़ी का क्षेत्र है उससे सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हम एक चीज़ देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है इससे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो बॉर्डर एरिया है वो श्रीनगर का क्षेत्र भी है, थलीसैंण है, धुमाकोट है, यमकेश्वर है। अब देखिए पौड़ी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर रिवर का उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, रिवर नहीं है उस तरीके से जितने आप गढ़वाल रीजन में चमोली के क्षेत्र में देखते हैं, या उत्तरकाशी या टिहरी या जैसे देहरादून या जो हरिद्वार का क्षेत्र है, इस रीजन में नदियों की सुविधाएं हैं, रोडों का जाल है। लेकिन पौड़ी के क्षेत्र में इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, जिस वजह से वहाँ पर पलायन एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो पलायन आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पौड़ी के क्षेत्र में हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, ये जैसा आपने देखा होगा कि घोस्ट विलेज की बात चल रही है, उत्तरकाशी का क्षेत्र, रुद्रप्रयाग का क्षेत्र, टिहरी का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट पूर्व में भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस तरीके से हैं कि आने वाले समय में भी इस तरीके की संभावनाएं नहीं देखी जा रही हैं, कुछ उस तरीके से विस्तार होगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखते होंगे कि उधम सिंह नगर में सारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, है ना, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर रेलवे की सुविधा है, जिसकी वजह से कि फैक्ट्रियाँ स्थापित करना ज़रूरी है और आवश्यक है। और दूसरी बात कि सुगम भी है। हरिद्वार के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि भेल है, देहरादून के क्षेत्र में बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, लेकिन आपने ऐसा सुना है कि उत्तरकाशी में कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है इनके पास एक चीज़ है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये इन 4 क्षेत्रों से ही, यानी कि जो 4 धाम हैं, इनसे ही रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, यही आय के मुख्य साधन है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, टूरिज्म का सबसे बोलबाला कहाँ है, सबसे ज़्यादा जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में, और कुमाऊं के जो ये अपर वाला सेशन है ना, जो ये ऊपर वाला क्षेत्र, इसमें सबसे ज़्यादा पर्यटन, क्योंकि ये पूरी जो रेंज है ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय या मिडिल हिमालय वाला क्षेत्र है। क्या आपने सुना है कि लोग उधम सिंह नगर के काशीपुर देखने गए हैं, या आपने ऐसा सुना है कि लोग खटीमा देखने गए हैं, या हरिद्वार के क्षेत्र में लक्सर को देखने गए हैं? नहीं, लोग देखने जाएंगे तो आपके जो टेम्पल होंगे या जो जो उत्तराखंड के चर्चित मंदिर होंगे उनमें देखने जाएंगे। क्योंकि अब एक चीज़ देखिए ना, ये यहाँ पूरी बर्फबारी की संभावना रहती है, तो जो मुनस्यारी डीडी हाट वाला क्षेत्र है, लोग यहाँ घूमने जाएंगे, जोशीमठ में औली जाएंगे लोग घूमने, रुद्रप्रयाग में चोपता जाएंगे, या जैसे उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है उसमें लोग मोरी के जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि हरसिल वाले क्षेत्र में जाएंगे लोग, वहाँ घूमने जाएंगे, या त्योणी चक्राता वाले क्षेत्र में जाएंगे। तो घूमने के लिए लोग इन जगहों का चयन करेंगे, मैदानी क्षेत्रों का चयन नहीं करेंगे। तो जब इन जगहों का चयन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी कोई आपदा आएगी या जब भूचरण की घटनाएं होंगी तो सबसे ज़्यादा ये तराई वाला क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, क्योंकि जब डेनुडेशन हुआ है तो चीज़ें बहकर नीचे आई तो ये सारी अवसादी चट्टानें जब नीचे आई तो यहाँ तराई का विकास हुआ। जब तराई का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो हम प्रोडक्शन में देखते हैं तो यूएस नगर को देखते हैं, ठीक है, जो हमारी खेती के जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो कुमाऊं रीजन में ज़्यादा है। अब एक चीज़ ये समझिए कि कुमाऊं रीजन में खेती का विस्तार क्यों है ज़्यादा, क्योंकि जो गढ़वाल रीजन है वहाँ पर इतने उच्च हिमालय है कि वहाँ पर खेतीबाड़ी की संभावनाएं न्यून स्तर की हैं, लेकिन आप कुमाऊं में देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो ये उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र है ये पूर्ण रूप से मैदानी का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, ठीक है, और नैनीताल वाले क्षेत्र में तो यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब सबसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है कि जब प्रोडक्शन भी प्लस में हो रहा है और यहाँ पर जो व्यापार सुगमताएं हैं या ट्रेड का जो क्षेत्र है वो भी प्लस में है, यानी कि ट्रेन भी आ सकती है और फैक्ट्री भी लग सकती है। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो प्रोडक्शन स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जब इन क्षेत्रों में जब इन क्षेत्र में जब प्रोडक्शन और आवागमन की सुविधाएं होंगी तो विकास सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में होगा जो मैदानी क्षेत्र है। और अब इसका सीधे सीधे विकास का जो अपोजिट होगा वो इन क्षेत्रों का क्या होगा कि पलायन। तो लोग यहाँ से मूव करके कहाँ आएंगे, मैदानी क्षेत्रों में। तो आपने सुना होगा कि यूपी में लोगों के द्वारा
फैक्ट्री में काम किया जाता है या दिल्ली के क्षेत्र में काम किया जाता है, पहाड़ पहाड़ के लोग, इसका सबसे मेन रीज़न यही है। ठीक है, और आपको मैं सबसे लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जो थे, जितने भी उत्तराखंड राज्य में जितने भी नेता लोग बने हैं, वो कहाँ से बने हैं? तो देखिए, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री देने वाला जिला है पौड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र से लगा हुआ है। ठीक है, चाहे भुवन चंद खंडूड़ी को देखिए या हेमवती नंदन बहुगुणा जो उत्तर प्रदेश के दौर में भी सक्रिय नेता रहे होंगे, या आपने अ, उनके बेटे को देख पा रहे होंगे, विजय बहुगुणा हैं, या जो तीरथ सिंह रावत हैं, ठीक है, या जो टीएसआर फर्स्ट हैं, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उनका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो पौड़ी से रहे हैं, बड़ा जिला रहा है और उत्तर प्रदेश से देखिए लगता हुआ क्षेत्र है, तो डेवलपमेंट होने का रीज़न। नैनीताल में आप देखते हैं नारायण दत्त तिवारी, या आप एक दूसरे लीडर को देखते हैं भगत सिंह कोश्यारी, या आप अल्मोड़ा से देखते हैं कि हरीश रावत। इन लोगों का विस्तार क्यों हुआ है? क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलपमेंट था। ठीक है, तो इनके पास संभावनाएं थी। ये अच्छे लीडर इसलिए बन पाए क्योंकि इनके क्षेत्र में जो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जब उत्तर प्रदेश का शासन था उत्तराखंड में, यानी कि जब उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश से चीज़ें रेगुलेट होती थी, तो ये लोग तब भी यहाँ से एमपी चुनकर गए हैं। आपने ऐसा सुना है कि टिहरी से इतना बड़ा कोई लीडर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, या रुद्रप्रयाग से या उत्तरकाशी से? कभी नहीं सुना होगा। चमोली से सुना है? बिल्कुल नहीं सुना होगा। पिथौरागढ़ से नहीं। इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ चीज़ें नए रूप में सामने आएंगी। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो से ये चीज़ें समझी हैं कि हम मैप पर इन चीज़ों को किस तरीके से समझ सकते हैं। आगे हम इस मैप पर उत्तराखंड की रिवर सिस्टम को समझ सकते हैं, या उसमें जैसे कौन सी रिवर कहाँ है या उसकी लोकेशन समझ सकते हैं। तो देखिए, आप इस तरीके से चीज़ों को इंटरलिंक करके समझोगे तो हमेशा चीज़ें आसान होंगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है, इसके लिए मुझे माफ़ करें। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। थैंक यू।